Welcome to Learning Concepts. Hi, I am Kanhai Kumar and today we'll discuss a very important topic, that is the armature reaction in case of an alternator. Good morning friends. आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिसका नाम है आर्मेचर रिएक्शन. आर्मेचर रिएक्शन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है डीसी जनरेटर्स में. आज सेम आर्मेचर रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे और ये आपका थर्ड पैरामीटर है जिसके ऊपर आपका टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करता है. इससे पहले हमने दो पैरामीटर्स पढ़ा था जो कि था आपका रेसिस्टिव ड्रॉप, आर्मेचर रेसिस्टिव ड्रॉप और लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप. ये तीसरा पैरामीटर है जिसके आधार पे भी आपका ईएमएफ डिपेंड करता है. नाउ ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन जनरली हर एग्जाम से क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे वो आपका इंटरव्यूज हो, आपका ऑब्जेक्टिव्स हो या एवरीथिंग, हर जगह पूछा जाता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता चले. क्योंकि यहाँ पर जो हर एक पॉइंट है हर एक से लिंक है, तो अगर आप कोई भी पॉइंट को छोड़ते हैं तो आगे का पॉइंट समझने में आपको दिक्कत हो सकती है. तो लेट्स स्टार्ट आर्मेचर रिएक्शन. तो इससे पहले हमने देखा था इन केस ऑफ एन ऑल्टरनेटर, जो ऑल्टरनेटर का जो ईएमएफ आपका इंड्यूस होता है दैट इज नॉट गोइंग टू गेट इन द आउटपुट. हम लोग को आउटपुट टर्मिनल्स में वो वोल्टेज नहीं मिलता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि बीच में आपका बहुत सारा ड्रॉप होता है जिसमें से बेसिकल दो ड्रॉप हमने देखा था. फर्स्ट वाज द आर्मेचर रेसिस्टिव ड्रॉप, आर्मेचर का रेसिस्टिव एक ड्रॉप था, और दूसरा था आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप. ठीक है, तो ये दो ड्रॉप के बारे में हमने पिछले क्लास में किया था. अगर किसी कारण से किन्हीं ने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं. तो आज है आर्मेचर रिएक्शन. तो जनरली आर्मेचर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए, लेट अस सपोज कि ये आपका ऑल्टरनेटर है. ठीक है, ये उसका रोटर है जिसमें आपका दो पोल्स हैं. ठीक है, एंड दिस इज द स्टेटर. ये आपका स्टेटर है. ठीक है, तो स्टेटर में आपका तीन फेज के हमने यहाँ तीन कॉइल्स दिखाया है, ए डैश. ठीक है, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश. ठीक है, ए डैश. ठीक है, यहाँ पर बी डैश एंड सी डैश. ठीक है, तीन कॉइल्स दिखाया है विच रिप्रेजेंट द थ्री फेज वाइंडिंग. ठीक है, अब हर एक जो आपका फेज है वो फिजिकली और इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री का फेज डिफरेंस पे आपका मौजूद है और ये आपका क्या है, स्टार कनेक्टेड है. ठीक है, जैसे ही हम ऑल्टरनेटर में फील्ड प्रोवाइड करते हैं, ऑल्टरनेटर का रोटर को रोटेट करते हैं, ये फील्ड क्या करता है, आपका इन कंडक्टर्स में क्या करता है, आपका फ्लक्स कट को कट करता है और तीनों कंडक्टर्स में आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है. ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड होगा ईएमएफ का वो डिपेंड करेगा कि आपका जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं. ठीक है, यहाँ स्पीड पे इसलिए डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ का स्पीड ऑल्टरनेटर है तो यहाँ का स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा. क्यों? ताकि आपको कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का जनरेशन मिल सके. ठीक है, नाउ जब तक आपका ऑल्टरनेटर ओपन सर्किटेड है तब तक आपका इसके आर्मेचर में कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, दैट इज आई ए विल बी इक्वल टू 0. जैसे ही हम लोड कनेक्ट करते हैं व्हाट विल हैपन, अभी क्या होगा, इन आर्मेचर कंडक्टर्स में आपका करंट फ्लो करने लगेगा और करंट जैसे ही फ्लो करेगा इसमें भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होगा. नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. जो भी करंट आपका इंड्यूस हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आपका प्रोड्यूस होगा. दैट मीन्स अगर यहाँ देखें तो एक ए फेज के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड ए डैश पे होगा. ठीक है, यहाँ पर बी डैश में होगा और सी डैश में होगा. ठीक है, तीनों में तीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. और जो पहले से आपका रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है, जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर है आपका, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपका है. मतलब ये हो गया आपका रोटर फील्ड. ठीक है, और यहाँ पर 1 2 और 3 ये हो गया आपका ए के लिए, ये हो गया बी के लिए और ये हो गया सी. दीज आर द आर्मेचर फील्ड्स. ये तीन आपका आर्मेचर का फील्ड हो गया. ठीक है, नाउ सिंस ए जो आपका फेज है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका रोटर के पैरेलल में है, तो इसीलिए इसका जो फ्लक्स है दैट विल बी नेग्लिजिबल. तो ओवरऑल जो फ्लक्स का इफेक्ट होगा दैट इज विल बी ड्यू टू बी डैश एंड सी डैश. तो बी डैश और सी डैश का जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो क्या करेगा, आपका रोटर फील्ड को इफेक्ट करेगा. ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली होता क्या है कि द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फील्ड ऑन द मेन फील्ड व्हेन वी कनेक्ट अ लोड टू द आर्मेचर कंडक्टर्स. जब हम आर्मेचर में आर्मेचर में लोड प्रोवाइड करते हैं या आर्मेचर को शॉर्ट करते हैं और उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें एक करंट फ्लो होता है और इस करंट के चलते वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है.
ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड का कहने का मतलब है जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है उसको लिंक करता है और उसको उसके ऊपर आपका इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो इफेक्ट है दिस इज कॉल्ड योर आर्मेचर रिएक्शन, ये होता है आपका आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन तभी होगा जब आपका आर्मेचर में करंट फ्लो होगा, और आर्मेचर में करंट कब फ्लो होगा, जब आर्मेचर में या तो आप लोड लगाएंगे या आर्मेचर को आप शॉर्ट करेंगे। अगर आर्मेचर आपका ओपन सर्किटेड है तो कभी भी आर्मेचर रिएक्शन आपका नहीं होगा। दैट मीन्स आर्मेचर रिएक्शन होने के लिए दूसरी कंडीशन क्या है कि आर्मेचर में या तो लोड करंट होना चाहिए, आर्मेचर आपका शॉर्ट सर्किटेड होना चाहिए। समझ में आया? तो यही है आपका आर्मेचर रिएक्शन। तो डीसी मशीन में भी आपका आर्मेचर रिएक्शन था। डीसी जनरेटर में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या है कि वहाँ पर भी आर्मेचर में जैसे लोड करंट कर रहा है, आर्मेचर में एक आपका फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जो आर्मेचर जो मेन फील्ड को इफेक्ट कराता है। यहाँ पर भी सेम फिनोमेना है, बट दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। जब कहीं पे भी हम दो फील्ड आपस में एक ही जगह पे लाते हैं, जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पे आता है, देयर बी टू फील्ड्स F1 एंड F2। तो ये दोनों फील्ड अगर एक जगह पे आएगा तो यहाँ पर आपका तीन तरह का इफेक्ट होता है। क्या क्या इफेक्ट होता है? पहला होता है आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। दूसरा होता है आपका डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन। और तीसरा होता है आपका मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो देयर आर थ्री इफेक्ट्स। पहला हो गया आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, दूसरा हो गया आपका डीमैग्नेटाइजेशन और तीसरा हो गया आपका मैग्नेटाइजेशन। तो कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया में होगा तो ये तीन इफेक्ट्स होगा। ये होता क्या है, लेट्स सी। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का मतलब एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, क्रॉस करेगा। एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो यहां पर क्या होता है, ये इफेक्ट कब होता है, जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड F1 और F2 आपका आउट ऑफ फेज होगा, दोनों एक दूसरे के किसी आउट ऑफ फेज में होगा। मान लीजिए एक इधर है और किसी एक दूसरे फेज एंगल पे है। इस केस में क्या होता है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है इन दोनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उस तरफ आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है द वेक्टर सम ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड्स। दोनों मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका अर्थमेटिक सम से थोड़ा सा कम होता है। दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका जो भी अगर सेम फेज में होता है उससे थोड़ा सा कम होता है। और यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट ऑल्सो चेंजेस इज डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। उसका डायरेक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में आपका होता है। तो ये होता है आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, जब दो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ फेज होता है। तो उसके बाद होता है आपका डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब जब दोनों जो फील्ड है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट फेज में होगा, जस्ट ऑपोजिट फेज में, मतलब दोनों के फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होगा। तो इस केस में क्या करेगा, दोनों फील्ड एक दूसरे को अपोज करता है और ओवरऑल जो फ्लक्स का इफेक्ट होता है दैट इज मिनिमम, ये मिनिमम हो जाता है। एंड इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्लक्सेस, दोनों फील्ड का जो डिफरेंस होगा वही हो जाएगा। और इस केस में आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम मिलता है। और अगर दोनों फील्ड बराबर है तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, जीरो। तो यहाँ पर अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर नहीं है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है। अगर F1 ज़्यादा है तो F1 के डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा और F2 ज़्यादा है तो F2 के डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तीसरा होता है आपका मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। तीसरा क्या होता है आपका मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, अगर दोनों फील्ड आपका सेम फेज में एंड सेम डायरेक्शन में है तो इस केस में क्या होता है, तो टोटल फील्ड होता है दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टू फील्ड्स। दोनों का एल्जेब्रिक सम होता है और इस वजह से एक डायरेक्शन में क्या होता है, आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। तो तीन इफेक्ट होता है आपका क्रॉस, डीमैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन। तो इन केस ऑफ डीसी जनरेटर आपका सिर्फ क्या होता है, देयर इज ओनली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। बट इसीलिए वहाँ पर जो आपका आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होता है दैट इज ऑलवेज अ नेगेटिव फेनोमेना। वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव फेनोमेना, मतलब वहाँ पर क्या करता है, वो मेन मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा रिड्यूस ही करता है। उसका कारण क्या है कि वहाँ पर आपको इन केस ऑफ डीसी जनरेटर आपका एक ही तरह का लोड होता है दैट इज द रेसिस्टिव लोड। लेकिन अगर हम ऑल्टरनेटर की बात करें, यहाँ पर सप्लाई क्या है आपका, एसी सप्लाई है। और जब एसी सप्लाई होगा तो आपको तीन तरह का लोड आपको देखने को मिलेगा। पहला होगा रेसिस्टिव, दूसरा होगा इंडक्टिव एंड थर्ड विल बी कैपेसिटिव, ठीक है। अगर पावर फैक्टर की टर्म्स में देखें तो प्योरली रेसिस्टिव लोड को हम लोग कहते हैं, प्योरली रेसिस्टिव लोड को कहा जाता है यूनिटी पावर फैक्टर लोड, ठीक है।
यूनिटी पावर फैक्टर लोड इज कॉल्ड प्योरली रेजिस्टिव लोड। क्यों? क्योंकि जब रेजिस्टिव लोड होगा तो फेस एंगल कितना होगा, फाई विल बी 0, तो कॉस फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1। तो इसीलिए प्योरली रेजिस्टिव लोड को कहा जाता है यूनिटी पावर फैक्टर लोड। उसी तरह से आपका सेकेंड जो लोड होता है दैट इज कॉल्ड द जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का मतलब कब होगा, जब इंडक्टिव लोड होगा, मतलब करंट आपका लैग कर रहा है तो फील्ड भी आपका क्या करेगा, लैग करेगा। ठीक है, तो जीरो पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, और कॉस फाई का वैल्यू 0 कब होगा, जब 90 डिग्री एंगल होगा। तो अगर कोई भी आपका करंट लैग करा रहा है, वो 90 डिग्री से लैग कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ प्योरली इंडक्टिव एलिमेंट। ये क्या है, प्योरली इंडक्टिव एलिमेंट या प्योर इंडक्टेंस है। और सिमिलरली जीरो पावर फैक्टर लीडिंग का मतलब क्या हो गया, अगेन कॉस फाई का वैल्यू 0 होगा, लेकिन ये 90 डिग्री से लीड करेगा, दैट मीन्स योर भी प्योरली कैपेसिटिव। क्या होगा, प्योरली कैपेसिटिव होगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम अगर 100% प्योर सब्सटेंस की बात करें तो आपका 3 तरह का लोड होता है इसी में। यूनिटी पावर फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिव लोड, देन जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड जिसको हम लोग करते हैं आपका इंडक्टिव लोड, और एक कहते हैं जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड जिसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव लोड। ठीक है, तो जब भी ऑल्टरनेटर में होगा यही तीनों लोड आपका कनेक्ट होगा। तो लेट्स सी क्या फेनोमेना होता है जब ये तीनों लोड कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिटी पावर फैक्टर लोड के लिए। यूनिटी पावर फैक्टर लोड में क्या होगा, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगा, इसीलिए जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, वोल्टेज भी, फील्ड भी होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये है आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड, और ए डैश के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि वो पैरेलल में है। तो जो नेट आर्मेचर फ्लक्स होगा वो बी डैश और सी डैश का रिजल्टेंट होगा, जो कि इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली दोनों के बीच एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितने का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का आपका फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक फेज डिफरेंस हो रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो इफेक्ट होगा दैट विल बी योर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा, दैट विल बी योर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये मेन फ्लक्स है और आर्मेचर फ्लक्स क्या है, 90 डिग्री आपका लैग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा, दैट विल बी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो अगर इसका हम फेजर सम देखें, देखिए वेक्टर सम डायग्राम, तो अगर ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है तो आर्मेचर फ्लक्स क्या होगा, इससे 90 डिग्री पीछे जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, समवट लेसर होगा, और वो क्या होगा, इन द टाइम रिजल्टेंट होगा। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। और इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो नेट आपका आउटपुट होता है वो थोड़ा बहुत आपका रिड्यूस होता है। ठीक है, अब कितना रिड्यूस होगा ये डिपेंड करेगा कि आपका लोड कितना है और उसके हिसाब से करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि जितना करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ही आर्मेचर फ्लक्स भी बढ़ेगा और उतना ही क्रॉस मैग्नेटाइजेशन भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, नाउ सेम, तो यहाँ पर हमने जैसा देखा था कि ये मेन मैग्नेटिक फील्ड को वीकेंड करता है और इसका इफेक्ट क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो फॉर यूनिटी पावर फैक्टर लोड और प्योरली रेजिस्टिव लोड आपका आर्मेचर रिएक्शन ऑल्टरनेटर में क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। नाउ लेट्स सी फॉर आर्मेचर रिएक्शन एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप लैगिंग लोड लगा रहे हैं, ठीक है, लोड लैग कर रहा है, तो क्या होगा, मेन फील्ड जहाँ था वहीं रहेगा, मेन फील्ड जहाँ था वहीं रहेगा। अभी ये जो आपका ऑल्टरनेटर का जो फील्ड है, ये करंट क्या करेगा, 90 डिग्री लैग कर जाएगा। 90 डिग्री लैग करेगा तो मतलब ये फील्ड भी क्या होगा, 90 डिग्री पीछे चला जाएगा। जो यहाँ था भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फेजर डायग्राम देखिए इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये आर्मेचर फ्लक्स क्या हो गया, इधर चला गया, और ये आपका मेन फ्लक्स, ये आपका ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है ये है। ठीक है, तो 90 डिग्री आपका पीछे जैसे ही चला जाएगा, अब क्या होगा, यहाँ पर ये टोटली एक दूसरे को अपोज करेगा एंड दिस विल क्रिएट डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ये क्या करेगा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर मेन फ्लक्स को आर्मेचर फ्लक्स टोटली अपोज करेगा, इसीलिए इस केस में जो आउटपुट होगा वो मिनिमम मिलेगा, आपको बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन क्या कर रहा है, मेन फील्ड को कंप्लीटली अपोज कर दे रहा है। और बहुत केस में आपका आउटपुट 0 भी हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव आउटपुट नहीं होगा क्योंकि एक बार फील्ड 0 हो गया उसके बाद आपका अल्टरनेटर में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो या तो कम होगा, नहीं तो मैक्सिमम केस में आपका जो मिनिमम आउटपुट होगा ड्यू टू लैगिंग पावर फैक्टर लोड, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटली डीमैग्नेटाइजेशन आपका इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सेम आपका आर्मेचर है, सेम अल्टरनेटर है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड लगा रहे हैं। ठीक है, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये आपका ईएमएफ था, ये आपका मेन फ्लक्स था। अभी क्या है, जो करंट है सिर्फ आपका लीडिंग पावर फैक्टर का लोड है, इसलिए 90 डिग्री क्या हो जाएगा, लीड कर जाएगा।
जैसे ही 90 डिग्री डिलीट करेगा, अब मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स क्या होगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसका फेजर ड्रॉ करेंगे तो दोनों फील्ड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। इट विल बी हैविंग अ मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर नेट आउटपुट क्या होगा आपका, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरली डीसी जनरेटर में हम लोग पढ़े थे कि आर्मेचर रिएक्शन एक नेगेटिव इफेक्ट है जो ऑलवेज क्या करता है, आपका आउटपुट को रिड्यूस करता है। लेकिन ऑल्टरनेटिव केस में आपका एक केस ऐसा भी आता है जब आपका कैपेसिटिव लोड हम लगाएंगे तो जो ऑल्टरनेटर का आउटपुट है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग लोड, आपका आउटपुट का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इंक्रीज कर जाता है। बिकॉज यहाँ पर आपका जो आर्मेचर रिएक्शन है वो पॉजिटिव इफेक्ट कराता है, दैट इज वो मैग्नेटाइजेशन कराता है और नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन को हमेशा हम नेगेटिव इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ ऑल्टरनेटर एक केस में आपका ये पॉजिटिव इफेक्ट भी दिखाता है। तो दिस इज योर आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, अब आर्मेचर रिएक्शन को हमको शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर रिएक्शन को अगर हम शो करना चाहते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन क्या कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड को ही आपका वेरी करा रहा है, आइदर इसको कम करा रहा है या ज़्यादा करा रहा है। तो ओवरऑल अगर तीनों फैक्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं और हम लोग देखते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आर्मेचर रेजिस्टिव ड्रॉप को आर से डिनोट किए, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस। आपका लीकेज रिएक्टेंस को एक्सएल से ड्रॉप किए और आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग अगेन एक्स ए से डिनोट करते हैं। एक्स से मतलब हो गया यहाँ पर सिर्फ फ्लक्स का अगेन आपका लॉस हो रहा है या फिर कोई नहीं हो रहा है, इसलिए हम मानते हैं क्या है कि अगेन आर्मेचर में एक एक्स्ट्रा फिक्टिशियस रिएक्टेंस मौजूद है जो ये फ्लक्स का ड्रॉप करा रहा है, दैट इज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो ओवरऑल आर्मेचर में उसका रिएक्टेंस के अलावा दो फिक्टिशियस रिएक्टेंस होता है, एक ओवरकम करता है आपका लीकेज रिएक्टेंस को और दूसरा ओवरकम करता है आपका आर्मेचर रिएक्शन को। तो अब अगर इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं ओवरऑल, ठीक है, इफ दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज V, दिस इज IA, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिस विल बी योर IARE, फिर हो जाएगा IAXL, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका IAXA, ठीक है, IAXA। ये तीनों का सम क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी EMF, E। ये क्या हो जाएगा आपका E। तो E का वैल्यू क्या हो गया, E विल बी इक्वल टू V प्लस J, ठीक है, IA इंटू R, सॉरी ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर V का इक्वेशन लिखेंगे V विल बी इक्वल टू E माइनस IARA माइनस J IA इंटू XA प्लस XL, ठीक है। तो दिस विल बी द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो ओवरऑल जो ड्रॉप होता है वो तीन कारण से हो गया, एक IARA, देन हो गया IAXL और IAXA। एक्सेल और एक्से जो दो रिएक्टेंसेस है, दिस आर फिक्टिशियस, मतलब इमेजिनरी रिएक्टेंस जो एक्चुअली मौजूद नहीं है। ये फ्लक्स का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फ्लक्स का जो लॉस हो रहा है ऑल्टरनेटर में, आइदर ड्यू टू लीकेज फ्लक्स या फिर आर्मेचर रिएक्शन, इसको नोट करने के लिए आपका दिखाया जाता है। सो these are the three fact parameters on which the terminal voltage of an alternator depends, और ये आपका आर्मेचर रिएक्शन है। नाउ इसमें से क्वेश्चंस कैसा आता है, जनरली सेमेस्टर एग्जाम्स में आपका शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ड्यू टू जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड। तो यहाँ पर आपका होगा डिमैग्नेटाइजेशन, अगर आपका जीरो पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो वहाँ पर होगा आपका मैग्नेटाइजेशन, और अगर आपका यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो वो हो जाएगा आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। कभी कभी बोला जाता है कि अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज जनरेटेड ईएमएफ से ज़्यादा चाहिए तो हमको क्या करना होगा, उस केस में आपको हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर का लोड आपको कनेक्ट करना होगा, और उस केस में आपको क्या होगा, टर्मिनल आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चंस में से आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो आप इसको आराम से देखिए। अगर किसी बच्चे को फिर भी किसी में भी कहीं पे भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें अपना प्रॉब्लम्स को, आपका हर डाउट को मैं ज़रूर आपको शॉर्ट आउट करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलता रहे। और आपका जो प्यार और सपोर्ट है अभी तक मुझे मिलता रहा है उसको प्लीज़ बना के रखें ताकि इस चैनल को, इस जो हम लोग का मिशन है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन सिंपल वे, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।